हेलो दोस्तों, सूर्यांश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन के समय क्या क्या नियम लगते हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसे मैं बहुत ही गहराई से आपको समझाने जा रहा हूँ। इस सीरीज में हम रोज एक छोटी कहानी के माध्यम से सीखेंगे। मैं आपको सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसमें एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाई करके बताऊंगा कि वो किस तरीके से उसका अनुवाद किया जाता है। तो आइए बिना देरी किए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। अब मैं आपको ट्रांसलेशन के लिए एक फॉर्मूला देने वाला हूँ और इसी एक फॉर्मूले के माध्यम से हम सारे के सारे सेंटेंसेस का अनुवाद करेंगे। अब फॉर्मूला बना कैसे, उसके लिए भी मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, समझिएगा। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा, राम is giving a mango to Sita peacefully in the park in the morning। ठीक है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें ये जो सेंटेंस है प्रॉपर सेंटेंस है, मतलब इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब इस सेंटेंस को का जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जो है ना, इसका जो फ्लो है कि शुरू में जो है सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके क्या नियम होते हैं मैं आपको फॉर्मूले से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। अब फॉर्मूला समझिए। अब किसी भी हिंदी सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किस तरीके से पता करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सेंटेंस में वर्ब से पूछते हैं कि कौन। ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, तो मैं ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? राम इज गिविंग अ मैंगो, राम एक आम दे रहा है, तो कौन दे रहा है? तो कौन आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। कौन पूछ करके हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। इसके बाद आता है वर्ब की बारी। इसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब डिपेंड करता है टेंस पे कि हमारा हिंदी का जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म जो है डिसाइड होता है कि वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, सेकंड फॉर्म में आएगा, आईएनजी वाला जो फॉर्म है अपना, है ना, फोर्थ फॉर्म उसमें आएगा, या फिर कोई दूसरे रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब आ गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब तो आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई किसी सेंटेंस में जो काम हो रहा है वहीं से वर्ब निकल के आती है। जैसे राम इज गिविंग अ मैंगो, तो राम क्या कर रहा है? आम दे रहा है ना, तो देना ही क्रिया हो गई ना, तो ये वर्ब आ गया। तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके हैं। या तो आप वर्ब से पूछिएगा कि किसे, क्या पूछेंगे हम? किसे। जैसे राम एक मैंगो देता है, तो किसे देता है? तो सीता को देता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और एक और चीज होती है कि क्या देता है? तो मैंगो देता है। ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं, और दोनों में से कब क्या लगाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, क्या देता हूँ? तो एक आम देता हूँ, और किसे देता हूँ? तो सीता, मतलब सीता को देता हूँ। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पर्सन की बात हो ना, तो हमें पर्सन यदि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो उसको टू लगा करके लिखते हैं। ठीक है। टू लगा करके लिखेंगे, यदि बाद में लिखेंगे तो अ मैंगो पहला जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको लिखा। बाद में हम पर्सन को लिख रहे हैं तो टू लगा के लिखेंगे। और इसी की जगह यदि पर्सन को आगे लिखना है, ठीक है, तो राम इज गिविंग सीता मैंगो। ठीक है। तो यदि मैंने बोला कि किसे, तो मैंने बोला सीता को, है ना। तो सीता मैंने पहले लिखा। ठीक है। फिर क्या दिया? तो मैंगो लिखा।
ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पहले सीता है ना, किसे लिखा आपने तो सीता आया, और क्या दिया तो मैंगो आया, तो यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन जब इसको अपन चेंज करते हैं, मतलब कि क्या यदि आपने पहले लिख दिया, जैसे कि सेंटेंस में लिखा है अ मैंगो, क्या दिया अ मैंगो पहले लिखा है ना, उसके बाद में लिखा आपने यदि किसे, मतलब सीता को, तो बीच में आपको टू लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, जैसा सेंटेंस में टू के बाद सीता लिखा, तो टू के बाद आएगा कि किसे दिया, मतलब सीता को दिया। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट में किसे और क्या आएगा। ठीक है, तो पहले किसे लिखना है, बाद में क्या लिखना है ना, तो नॉर्मल तरीके से होगा। और पहले यदि आपने क्या लिख दिया, ठीक है, तो जब किसे लिखेंगे तो टू लगा करके लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। किसे से क्या पता चलता है कि किसे दिया, किसी पर्सन को दिया, है ना। तो आप इन जनरल ये ध्यान रखेंगे कि पर्सन जब दूर आता है तो उसको टू लगा करके लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद आती है बारी ये जो अदर वर्ड्स होते हैं, इसमें क्या क्या आ गया देखो, पीसफुली है ना, बहुत ही शांतिपूर्वक दिया, इन द पार्क यानी पार्क में दिया, और इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय दिया, है ना। तो ये हो जाएगा मैनर कि किस तरीके से दिया, है ना, मतलब पीसफुली दिया। इन द पार्क ये हो जाएगा आपका प्लेस। ठीक है, कि कहाँ पर दिया तो प्लेस, इन द पार्क। और इन द मॉर्निंग समय की बात करें तो ये हो जाएगा टी। तो यही फॉर्मेट रहता है। आप इसके बाद क्या लिखेंगे, एम पी टी, क्या लिखेंगे एम पी टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हमारी जो आज की शॉर्ट स्टोरी है वो है द काइंड फार्मर। काइंड का मतलब होता है दयालु, और फार्मर यानी होता है किसान। ठीक है, तो पहला हमारा सेंटेंस है कि एक किसान गांव में रहता था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि जैसे ही सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, एक किसान गांव में रहता था, तो वर्ब का पता करना है सबसे पहले कि वो आखिर काम क्या हो रहा है ना, कि सेंटेंस में आखिर हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है। तो जनरली लास्ट से हमको ये पता चल जाता है कि काम क्या हो रहा है। तो रहने का एक काम हो रहा है कि भाई वो वहाँ पे रहता था, गांव में रहता था। तो रहने की जो क्रिया हो रही है, ठीक है, वर्ब यहाँ से मालूम पड़ जाएगा रहने से। ठीक है, और इस वर्ब से ही हम पूछेंगे कि कौन रहता था। तो जैसे ही कौन की बात आई तो मालूम पड़ा एक किसान रहता था। तो बस एक किसान ही हमारा क्या हो गया, और फार्मर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो वर्ब रहता था, हमें पता है कि ता था जब आखिरी में आता है तो ये क्या होता है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, या तो पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे या पास्ट सिंपल बोलेंगे। ठीक है, ये क्रिया क्या है, पास्ट में हुई है, भूतकाल में हुई है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। किसी भी टेंस में केवल और केवल वर्ब पे ही तो फर्क पड़ेगा, ना तो ये टेंस ना तो सब्जेक्ट को चेंज करेगा ना ऑब्जेक्ट को करेगा। किसे करेगा, केवल वर्ब को करेगा। तो वर्ब को जब चेंज करेगा और वर्ब का आपने पता कर लिया कि कब कौन सी वर्ब आना है, तो मतलब आपको पूरे टेंस याद हो गए, है ना। तो वर्ब का ही तो खेल है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, रहना को क्या बोलते हैं, लिव। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिव्ड यानी रहा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब ये भी हो गया रहता था। अब क्या है, कहाँ रहता था, गांव में रहता था, है ना। तो बचे हुए को हम क्या लिख देंगे, इन अ विलेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो लगाया नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, मैनर्स नहीं है। अब सीधे सीधे यहाँ प्लेस आ रहा है तो हम सीधे क्या लिख देंगे, प्लेस लिख देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है कि सभी 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 जो शब्द हैं उनका आपको प्रेफरेंस दे दिया है कि कब कौन सा आएगा और पहले कौन सा आएगा, और जो मिसिंग है उसे आप छोड़ सकते हैं। सीधे क्या प्लेस आया, इसलिए हमने बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए क्या लिख दिया, प्लेस लिख दिया। ठीक है, अगला देखिए, उसके पास एक छोटा खेत था। सेंटेंस के आखिरी में पता होना चाहिए कि भाई उसके पास एक छोटा खेत है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही है ना, कोई काम नहीं किया जा रहा है, केवल ये बताया जा रहा है कि उसके पास छोटा सा खेत था। तो हमें पता है जब भी था आए तो ये क्या हो जाता है, पास्ट सिंपल। या तो इसको हम बोलेंगे पास्ट सिंपल या फिर क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। दोनों बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारा वर्ब होता है वो क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी
किसी के पास कोई चीज होना, है ना, ये देखिए पास था, है ना, पास यदि था या पास है तो इसको बोलते हैं अपन हैव। क्या बोलेंगे? हैव। और ये जब पास्ट में इसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ठीक है, हैव का ही पास्ट क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ पे क्योंकि क्या बोल रहा है? पास था, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। तो सेकंड फॉर्म मतलब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया हैव, और पास्ट क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हो गया, है ना। हेड क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं यदि पूछूं वर्ब से, है ना, वर्ब तो यहाँ पे एक्शन वर्ब तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं पूछूं कि कौन के पास था, तो उसके पास था, है ना। या फिर जो भी प्रोनाउन यूज होती है वो हमारा वहीं से सब्जेक्ट बनता है, या जिसकी बात हो रही हो, है ना, उसे भी हम सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो जनरली ऐसे केसेस में, पास्ट इंडेफिनिट वाले केसेस में यदि प्रोनाउन होता है तो हम प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। और सीधे सीधे इसने क्या बता दिया? अ स्मॉल फील्ड, यानी ये प्लेस बता दिया। ठीक है, तो प्लेस रख दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, मैनर्स नहीं है ना, टाइम नहीं है। ही हैड अ स्मॉल फील्ड। ठीक है, तो जो जो चीजें नहीं है उसको आप हटा दीजिए, और जो है उसमें आप प्रेफरेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, वह हर सुबह खेत में काम करता था। तो काम करता था ये हमारी वर्ब हो जाएगी। और कौन करता था? तो वह करता था, है ना। जैसे हमने कौन पूछा तो कौन पूछने से हमें सब्जेक्ट का पता चल गया कि वह। तो बस ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, काम करता था, ये कौन सा टेंस हो गया? देखो था आया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो काम करने को वर्क बोलते हैं, तो काम करता था वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्क। ठीक है, अब देखिए दो चीज है, खेत में और हर सुबह। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले समय नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? प्लेस आता है। हमें पता है मैनर्स तो यहाँ है नहीं, प्लेस है ना, तो प्लेस पहले आएगा। ठीक है, तो इन द फील्ड ये प्लेस हो गया, खेत में यानी इन द फील्ड ये प्लेस, और हर सुबह मतलब ये टाइम हो गया, एवरी मॉर्निंग ये टाइम हो गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फॉलो हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हमें बनाना है। देखिए अगला है, एक दिन उसे खेत में एक छोटा पक्षी मिला। अब देखो एक दिन यदि स्टार्टिंग में लिखा है तो आप पहले ही इसको लिख दीजिए। क्या लिखा? वन डे। ठीक है, उसे खेत में एक छोटा पक्षी मिला। पक्षी मिला मतलब मिलने को हमें पता है ना, मिलने की क्रिया हो रही है, तो मिलने को फाइंड बोलते हैं। तो मिला क्या हो जाएगा? फाउंड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। क्योंकि ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट सिंपल है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो फाइंड यानी मिलना होता है, हम क्या लिखेंगे? फाउंड लिखेंगे। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसके पहले हम उसे मतलब कौन को मिला? तो उसे मिला। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है कि अ स्मॉल बर्ड, एक छोटा पक्षी, है ना। जब मैंने वर्ब से पूछा कि भाई क्या मिला, क्या मिला, है ना, फॉर्मूला आपने देखा है क्या और किसे। तो यहाँ पे क्या है? तो क्या मिला? एक छोटा पक्षी मिला। तो वही लिख देंगे, अ स्मॉल बर्ड, एक छोटा पक्षी मिला, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद एम है नहीं, है ना, पी आ गया। देखो इन द फील्ड यानी खेत में, और टाइम है नहीं। ठीक है, तो यही सीक्वेंस फॉलो हुआ। चलिए आगे देखिए, पक्षी घायल था। अब देखिए सिंपल था लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल क्या लिखा है? था लिखा है। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट हमारा टेंस है, या पास्ट सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल पक्षी की स्थिति बता रहा है कि वो कैसा था, है ना, वो घायल था। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना, कि कभी जैसे वर्ब देखो ये है वाज लिखा हुआ है, इज आर एम वाज वर, ये चीजें लिखी है मतलब बी वर्ब। इनको क्या बोलते हैं? बी वर्ब बोलते हैं। और बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा किसमें है? पैसिव में है। ठीक है, किसमें है? पैसिव में है। कभी भी किसी सेंटेंस में बी वर्ब दिखे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो वो हमेशा पैसिव सेंटेंस होता है। अब सवाल उठता है कि ये इसको आप सिर्फ बी वर्ब क्यों बोल रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, एक वर्ब होती है बी, बी का मतलब होता है होना। ठीक है,
जब इस वर्ब का अपन सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो वो होता है वाज वर। क्या होता है? वाज वर। ठीक है। थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म हमारा होता है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है जिसे इज आर एम, है ना। इसका कंपैरिजन हम करते हैं किसके साथ? जैसे हम करते हैं ड्रिंक के साथ। एक वर्ब है ड्रिंक, जिसका पास्ट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रिंक। थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स। ठीक है। तो ड्रिंक के जैसे ये फॉर्म होते हैं ना सभी, उसी तरीके से ये बी वर्ब की फॉर्म है। ठीक है। तो इनमें से ये जो बी वर्ब है, इनमें से कोई सा भी यहाँ पर आए, है ना, ये देखिए, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, तो ये हमेशा पैसिव होगा। पैसिव को पहचानने का तरीका ये है कि भाई यहाँ देखो कि सब्जेक्ट जो हमारा पक्षी है वो कोई काम कर रहा है क्या? कोई काम नहीं कर रहा है, केवल स्थिति बता रहा है कि पक्षी घायल था, है ना। पक्षी ने कोई काम नहीं किया है। अब पक्षी घायल हुआ है तो किसी ने तो किया होगा ना। मतलब कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो यहाँ पे मिसिंग है ना। अंडरस्टूड है कि किसी ने उसको घायल किया होगा, है ना। तो जब पक्षी यहाँ पे एक्टिवली काम नहीं कर रहा है ना, तो बस यहाँ पे जब सब्जेक्ट हम इसको बनाएंगे, किसको? द बर्ड को। अब इसने काम तो किया नहीं है ना। काम यदि करता तो एक्टिव सेंटेंस होता। अब ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो इनएक्टिव सब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं, या हम बोले कि जो एक्टिव सेंटेंस था उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। या ऐसे बोले कि भाई जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद है ना बी वर्ब आई जो कि वाज है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब इंजर्ड। ठीक है। तो पक्षी घायल था कुछ तरीके से लिखेंगे, है ना। पक्षी, द बर्ड वॉज इंजर्ड। ठीक है। ये पैसिव सेंटेंसेस इस तरीके से आपको पहचानना है। ठीक है। आगे बढ़ो। किसान ने उसे धीरे से उठाया। ठीक है। किसान ने उसे धीरे से उठाया। अब उठाया, जैसे ही हम सेंटेंस के आखिरी में गए, हमको पता चला कि आ ये की मात्रा और कर्ता के साथ ने का प्रयोग, है ना। कर्ता के साथ ने का प्रयोग किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट में तो होता है। यदि था है ना, तो भी क्या होता है? ता था है तो भी पास्ट इंडेफिनिट, और आई ए की मात्रा आती है लास्ट में, और कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे? किसान ने उसे धीरे से उठाया, तो कौन ने उठाया? हम पूछेंगे कौन ने उठाया, तो भाई किसान ने उठाया। तो किसान को हम द फार्मर बोलेंगे, है ना। ये हो जाएगा सब्जेक्ट। उठाया को बोलते हैं पिकअप, है ना। उठाने को पिकअप बोलते हैं। तो उठाया, ठीक है, उठाया मतलब पिक्ड अप। ठीक है। क्या बोलेंगे? पिक्ड अप। तो ये हो गया आपका पिक्ड अप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सर सेकंड फॉर्म तो हमने लगाई पिक्ड अप, लेकिन बीच में तो टी आ गया, इट आ गया। ये कैसे आ गया? तो यहाँ पे एक नियम बता दूं कि पिकअप जो होता है ना, पिकअप, ये पिकअप, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक हमारा वर्ब है पिक यानी उठाना, और उसके साथ एक प्रीपोजिशन आया। प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव या कुछ भी आ सकता है। तो मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव आए तो ये कंप्लीट, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम कंप्लीट वर्ड को फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। अब ये जो फ्रेजल वर्ब होती है, इस फ्रेजल वर्ब में भी टाइप होते हैं कि ये होती है सेपरेबल। सेपरेबल, है ना। सेपरेबल होती है मतलब ये अलग अलग यूज होती है। पिक अलग होता है, अप अलग होता है, इसके बीच में कोई थर्ड जो एंटिटी है वो आ सकती है। जैसे कि यहाँ आया पिक आया, है ना, बाद में अप आया और बीच में इट लगा दिया। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया? बीच में रख दिया। तो क्योंकि ये जो फ्रेजल वर्ब है ये सेपरेबल है, इसलिए बीच में आ गया। ठीक है। कोई कोई सी जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या होती है? इनसेपरेबल होती है, वहां पर इट को बाद में लिखना पड़ता है। ठीक है। तो ये यहाँ क्लियर हो गया होगा। सेपरेबल होने के कारण इट को हमें बीच में लगाना पड़ा। ये बिल्कुल सही प्रयोग है। इसी तरीके से यूज होता है। पिकअप जब भी आएगा उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो उसके पहले बीच में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। यदि मैं वर्ब से पूछूं कि किसे उठाया, तो उसे उठाया, है ना। किसे, तो मैंने बताया था कि किसे बोलेंगे या क्या बोलेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। द फार्मर पिक्ड इट अप जेंटली। अब देखिए
ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद मैनर आता है कि किस तरीके से उठाया, तो भाई धीरे से उठाया, मतलब जेंटली उठाया, ठीक है, ये आ गया मैनर, ठीक है। और पी और टी यहाँ पे है नहीं तो लगाएंगे भी नहीं, ठीक। आगे देखिए, वह उसे अपने घर ले गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे रखना है, ले गया, ले जाना हमारी क्या होता है, क्रिया होती है। अब ले गया, आई ए की मात्रा यदि आती है तो क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। वर्ब का क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म। अब पूछो कि कौन ले गया, तो वह ले गया, तो वह हमारा हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो टेक का क्या हो गया, टुक हो गया। और वर्ब से पूछो कि किसे ले गया, क्या पूछो किसे ले गया, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट निकल के आता है कि उसे ले गया, तो इट ही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और देखिए अपने घर को क्या बोलेंगे, अपने घर को इंग्लिश में बोलेंगे हिज होम, ठीक है। वह यहाँ पे शी होता तो हर होम कर देते, दे होता तो देयर होम कर देते, ठीक है। और टू इसलिए यूज हुआ है कि कभी भी डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन यूज हो, है ना, डेस्टिनेशन हो तो डेस्टिनेशन के पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली के पहले मैंने क्या लगाया, टू लगाया, मेरा डेस्टिनेशन दिल्ली है, वो अपने घर है ना, घर ले गया उसको, तो घर ही उनके लिए डेस्टिनेशन हो गया ना, तो इसके लिए क्या लगा दिया, टू लगाया पहले, ठीक है। आगे देखिए, उसने पक्षी की देखभाल की, तो देखभाल करना, देखो क्या है, देखभाल करना, देखभाल करने को क्या बोलते हैं, टेक केयर, ठीक है। तो ये अच्छा की, आई ए की मात्रा कर्ता के साथ ने का प्रयोग भी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब देखो टेक केयर होता है, सिंपल जो वर्ब होती है हमारी टेक केयर होती है, तो यहाँ क्या कर दिया, टुक केयर कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, देखभाल की कौन ने की, उसने की, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और पक्षी की, किसकी देखभाल की, पक्षी की, तो पक्षी की क्या बोलेंगे, ऑफ द बर्ड, ठीक है, ही टुक केयर ऑफ द बर्ड, ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, कुछ दिनों बाद पक्षी ठीक हो गया, कुछ दिनों बाद, ये जब लिखा है सेंटेंस के पहले तो इसी को क्या बोलेंगे, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज, या फिर बोल सकते हैं अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज लेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। पक्षी ठीक हो गया, हो गया, देखिए वर्ब पता चली, हो गया मतलब बिकम, ठीक है। अब हो गया टेंस क्या है, आई ए की मात्रा आई, मतलब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अगेन पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म। और कौन हो गया, सब्जेक्ट निकालना है तो क्या पूछेंगे, कौन हो गया, तो पक्षी हो गया, तो पक्षी क्या हो गया हमारा, बर्ड, द बर्ड हो गया सब्जेक्ट, है ना। वर्ब लिखेंगे इसके बाद, बिकेम, बिकम का क्या हो गया, बिकेम सेकंड फॉर्म, ठीक है। और आखिर में क्या बचा, ठीक, इसको बोलेंगे हम वेल, ठीक है। जो चीजें बचती है वो तो हम आखिर में लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर पक्षी खुशी से उड़ गया, फिर को लिखेंगे देन, देन पक्षी खुशी से उड़ गया, उड़ गया को बोलेंगे फ्लाई, तो सेकंड फॉर्म आई ए की मात्रा है इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और मैं पूछूं कि कौन उड़ गया, तो पक्षी उड़ गया, मतलब लिखेंगे द बर्ड, हो गया सब्जेक्ट, और उड़ गया मतलब फ्लू, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अच्छा, फ्लू यानी होता है उड़ा, या फ्लाई यानी उड़ना होता है, तो फ्लू यानी उड़ा, लेकिन उड़ गया बोलना है तो अपन बोलेंगे फ्लाई, फ्ली अवे, है ना, फ्लाई अवे होता है फर्स्ट फॉर्म, तो फ्लू अवे हो जाएगा सेकंड फॉर्म, मतलब कि उड़ करके दूर चले गया ऐसा सेंस आए तो फ्लाई अवे, ये यूज करते हैं एक साथ, है ना। ये भी हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है, फ्लाई अवे, ठीक है। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लू अवे, ठीक है, वो यूज हुआ है यहाँ पे, है ना। और फिर लिखा है क्या, वर्ब के बाद मैनर्स, तो मैनर के हैप्पीली, वो खुशी खुशी, किस तरीके से वो उड़ गया हैप्पीली, है ना, तो ये हो गया मैनर, ना प्लेस है ना टाइम है, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से हमने एक ही फॉर्मूले से सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिया है, और इसी प्रकार से हम सभी सेंटेंसेस के जो है अनुवाद करते जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप
कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।